एंड वेलकम एवरीवन। और आज आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है एक और रेंज टेस्ट के साथ। और इस वीडियो में हम लोग रेंज टेस्ट कर रहे हैं टोयोटा की नई और एक्चुअली इंडिया में सबसे पहली ईवी टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला का। और इस वीडियो में सिर्फ रेंज नहीं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी है। सो मेक श्योर की वीडियो आप लोग पूरी देखेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है या फिर आप लोग यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अपना रेंज टेस्ट शुरू करते हैं। तो अभी आप नोट कर लीजिए, स्टेट ऑफ चार्ज 99% है। ट्रिप मीटर को मैंने रीसेट कर दिया है। एसी को 24 डिग्रीज ऑटो सेटिंग पे हमने सेट कर दिया है। और हाँ, एक बात और बता दूं, टाइम कम होने के कारण रेंज टेस्ट के दौरान ही मैं इसके ड्राइव मोड्स और रीजन मोड्स को चेंज करता रहूँगा। ओके, नाउ ड्राइविंग दी टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला। और सबसे पहले बात करते हैं इसके पावर एंड टॉर्क फिगर्स की। तो देखिए, आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं। एक तो 49 किलोवाट का बैटरी पैक है और दूसरा बड़ा 61 किलोवाट का बैटरी पैक है। एंड डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा बैटरी पैक चूज करते हो उसके हिसाब से आपको फ्रंट एक्सल पे जो माउंटेड मोटर है वो पावर डेवलप करके देगी। तो जो छोटा बैटरी पैक है उसके साथ आपको 144 हॉर्स पावर बना करके देती है वो, और वहीं जो बड़ा बैटरी पैक है उसके साथ आपको मिलती है 174 हॉर्स पावर। हालांकि एक चीज जो कॉमन है, 193 न्यूटन मीटर्स का इंस्टेंट टॉर्क, जो इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन सा बैटरी पैक चूज करते हो मोटर आपको बना करके देती है। अकॉर्डिंग टू टोयोटा, अगर आप 61 किलोवाट का बैटरी पैक ऑप्शन लेते हो तो ये आपको 543 किलोमीटर्स तक की रेंज दे सकती है, ऐसा क्लेम है। तो इस वीडियो में आइए टेस्ट करते हैं कि ये आपको रियल वर्ल्ड में क्या रेंज दे सकती है। नाउ, इन पावर फिगर्स को सुनकर के आपको एक जनरल आइडिया तो लग ही गया होगा कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी होगी। सो ऑनेस्टली ये रैपिड नहीं है, लेकिन जनरली जैसा हमने ईवीज के केस में देखा है ना, जो मोमेंटम है, जो पेस है, काफ़ी क्विकली बिल्ड करती है। हाउएवर ये आपको ऐसे कोई एकदम सीट के साथ चिपकाने वाली एक्सेलरेशन नहीं देगी, वो वाला थ्रिल नहीं देगी, लेकिन कहीं भी आपको ऐसे ना अंडर पावर या स्लो नहीं लगेगी। ड्राइव ट्रेन की एक बात है कि ये आपको काफ़ी स्मूथ लगेगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि पावर ट्रेन को ना इस हिसाब से ट्यून किया गया है कि वो ईजी टू ड्राइव हो, कंफर्टेबली आप उसको ड्राइव कर सको रादर देन स्पोर्टी साइड। और जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि ईवीज के साथ थ्रॉटल की कैलिब्रेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और यहाँ टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला में जो थ्रॉटल की कैलिब्रेशन करी है टोयोटा ने, वो काफ़ी अच्छे से करी है। जिसका मतलब आसान भाषा में ये होता है कि थ्रॉटल आपको जर्की नहीं लगेगा। और इसकी एक खास अच्छी बात यह है कि जस्ट इन केस अगर आप किसी इंटरनल कंबशन इंजन कार से पेट्रोल या डीजल या सीएनजी कार से अपग्रेड कर रहे हो टू द इबेला, तो आप लोगों को यहाँ पे अडेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें बेसिकली आपको 3 तरह के ड्राइव मोड्स मिलते हैं। नॉर्मल, फिर आता है आपका स्पोर्ट, जिसमें बेसिकली गाड़ी आपको अपनी फुल परफॉर्मेंस ऑफर करती है, एंड देन कम्स इको। लेट्स से आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो और रेंज आपकी प्रायोरिटी है और आप थोड़ा सा आराम से चलाना चाहते हो ताकि आपको मैक्सिमम रेंज मिले, तो उस कंडीशन में आपको इको मोड को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिलेगी मोटर्स से। ब्रेक्स से मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और आपको रीजन ब्रेकिंग भी मिलती है। लेकिन रीजन ब्रेकिंग के साथ ना एक समस्या है, और समस्या ये है कि आपको रीजन ब्रेकिंग के मोड्स कह लीजिए या फिर उसकी स्ट्रेंथ कह लीजिए, उसको चेंज करने के लिए ना यहाँ स्क्रीन के अंदर जा कर के काफ़ी सारी डीप डाउन मेन्यूज़ में जाना पड़ता है और वहाँ से आप उसको चेंज करते हो। नॉट अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन। हाउएवर रीजन को ऑन या ऑफ करने के लिए आपको यहाँ सेंट्रल कंसोल पे एक बटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि हम रीजन मोड्स को इस बटन के थ्रू भी तो चेंज कर सकते थे, साइकिल कर सकते थे। स्टीयरिंग सिटी के हिसाब से आपको नाइस एंड लाइट लगेगा, फीडबैक भी अच्छा देता है और काफ़ी इजी टू मैन्यूवर लगेगी गाड़ी। डिजिटल हेल्प के लिए आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिसकी क्वालिटी डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। फ्रंट और रियर में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं। इन शॉर्ट, टाइट पार्किंग स्पेस हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो या फिर तंग गलियाँ हो, नेविगेट करने में आपको किसी तरह का कोई इशू नहीं होगा, किसी तरह की शिकायत नहीं होगी। शिकायत पता कहाँ होगी? इसकी राइड क्वालिटी से सिटी में, क्योंकि इसकी जो राइड है ना वो काफ़ी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सेट करी गई है। एज अ रिजल्ट हमारी इंडियन रोड्स के हिसाब से ना ये उतनी अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है, या ये कहूँ कि ट्यून नहीं है। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप थोड़े से रफ पैच पे जाओगे या गड्ढों पे जाओगे या फिर स्पीड ब्रेकर्स पे जाओगे तो आपको ये इतनी कंफर्टेबल नहीं लगेगी। जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, रफ पैच होते हैं, उसमें सस्पेंशन नॉइज़ थोड़ी सी कैबिन के अंदर आती है। और वहीं स्पीड ब्रेकर्स को जब आप इवन कंट्रोल्ड स्पीड में भी क्रॉस करोगे ना, तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि सस्पेंशन या फिर शॉक एब्जॉर्बर्स उसको काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसका एक जोल्ट टाइप का आपको कैबिन में फील होगा, एक झटका फील होता है, स्पेशली रियर एंड पे। और वहीं अगर हम हाईवे पे ये कैसी राइड क्वालिटी या कंफर्ट देती है उसकी बात करें, गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा बाउंसेस फील होते हैं, काफ़ी अनसेटल्ड सी राइड क्वालिटी है, काफ़ी बिजी राइड क्वालिटी है। एंड अलॉन्ग साइड दैट स्टीयरिंग से आपको हाई स्पीड्स पे भी
मतलब उतना वेट नहीं मिलता है जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस इंस्पायर हो, थोड़ा सा आपको लाइटर साइड पे लगेगा। जो बॉडी रोल है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा फील होता है गाड़ी में। हाउएवर जो ग्रिप लेवल है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो कहीं भी ऐसे ट्रैक्शन लूज नहीं करती है गाड़ी। सो बेसिकली आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि गाड़ी का जो कैरेक्टर है ना वो इतना स्पोर्टी नहीं है, इतना फन टू ड्राइव नहीं है। नाउ कमिंग टू द विजिबिलिटी, तो आरवीएम से व्यू ओके है, मतलब आपको शिकायत नहीं होगी। ओआरवीएम से भी व्यू अच्छा है, ऐसा कहीं भी मेजर ब्लाइंड स्पॉट नहीं क्रिएट होता है, लेकिन आई फील की विजिबिलिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। ओके नाउ स्टेटस अपडेट, तो जैसा आप नोट कर सकते हैं अभी तक हम 67 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। एफिशिएंसी 5.1 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की चल रही है और 79% बैटरी अभी बची है हमारे पास, मतलब 19% बैटरी हमने यूटिलाइज कर ली है, जिसका मतलब रेंज बनी लगभग 335 किलोमीटर्स की। लेकिन हमारा रेंज टेस्ट तो अभी जस्ट शुरू ही हुआ है और अभी तो ये और चलेगा, तो क्यों ना थोड़ा सा इसके डिज़ाइन के बारे में बात कर ली जाए, जो काफ़ी हद तक आपको मारुति ई-विटारा से मिलता जुलता लगेगा। और ऐसा क्यों ना हो, इन दोनों ही गाड़ियों को टोयोटा और मारुति ने जॉइंटली डेवलप किया है, मतलब ये प्लेटफॉर्म से लेकर फीचर्स तक सब कुछ शेयर करती है। लेकिन डिज़ाइन वाइज ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि टोयोटा ने इबेला को अपनी एक अलग पहचान देने में काफ़ी अच्छा काम किया है, एटलीस्ट यहाँ फ्रंट से, जिसको टोयोटा हैमरहेड डिज़ाइन कहते हैं। हालांकि एक चीज़ अगर आप नोट करो तो यहाँ इबेला में फ्रंट में आपको फॉग लैंप्स नहीं दिखेंगे, जो मारुति आपको ई-विटारा में ऑफर करती है। अच्छा, साइड प्रोफाइल से तो इबेला बिल्कुल ई-विटारा जैसी ही लगती है और सिमिलरली कुछ स्टोरी इसके एलॉयज के साथ भी है। रियर में टेल लैम्प का पैटर्न तो थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज सब सेम है। और हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 184 mm की, और ऐसी कुछ दिखती है इसकी बूट, जो ऑनेस्टली छोटी तो है स्पेस वाइज। हालांकि नाइस एंड वाइड ओपनिंग है, तो सामान को लोड अनलोड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। और हाँ, यहाँ बूट फ्लोर के नीचे आपको फुल साइज एलॉय स्पेयर व्हील मिलता है। अच्छा, इसके डिज़ाइन के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? और अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, एक साइड इबेला और एक साइड ई-विटारा, तो आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज करोगे या किसका डिज़ाइन आपको बेटर लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब आइए एक क्विक डिस्कशन इसके इंटीरियर के और फीचर्स के बारे में भी करते हैं। इंटीरियर के साथ भी कहानी वैसी ही है जैसे कि एक्सटीरियर के साथ, बल्कि यहाँ तो डिफरेंसेस ना के बराबर है। बेसिकली स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जो टोयोटा का लोगो है, अगर आप उसको छुपा दो तो ई-विटारा और इबेला के इंटीरियर्स में अंतर बताना आसान नहीं है। सिमिलर डैशबोर्ड लेआउट है, सेम अपहोल्स्ट्री है, सेम कलर कॉम्बिनेशन है, और जैसा कि मैंने पहले बोला था, सेम फीचर्स भी है, जैसे कि 10.1 इंच की टच स्क्रीन, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ, 10.25 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले जिसके व्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो, आपके फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10-वे पावर एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट रो सीट्स और एक फिक्स्ड ग्लास रूफ। ये तो कुछ हाईलाइट्स हो गए, बाकी डिटेल में आप फीचर्स को इस स्लेट में नोट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको ब्रांडेड JBL स्पीकर्स भी मिलते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड रो, जहाँ पे आपको लगेगा कि स्पेस कुछ इतना खास अच्छा नहीं है। हेडरूम काफ़ी टाइट है और आप नीज अप पोजीशन में बैठते हो। एज अ रिजल्ट अंडर थाई सपोर्ट इतना खास अच्छा नहीं है। हालांकि नी रूम और लेग रूम फिर भी ठीक ठाक है। ऑनेस्टली अडल्ट ऑक्यूपेंट्स यहाँ पे इतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। हालांकि जो हमारे यंग ऑक्यूपेंट्स हैं उनको स्पेस से इतनी कुछ खास कंप्लेंट नहीं होगी। और कंफर्ट के लिए यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स भी मिलते हैं और साथ में ही उपलब्ध है टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स भी। क्विकली सेफ्टी का डिस्कशन भी कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें आपको 7 एयरबैग्स मिलते हैं। सो बेसिकली ड्राइवर के नी के लिए भी एक एयरबैग है और बाकी चीज़ें आप इस स्लिट में नोट कर सकते हैं, जैसे कि ABS, EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। पीछे बैठने वाले तीनों ही पैसेंजर्स के लिए इंडिविजुअल सीट बेल्ट है विद सीट बेल्ट रिमाइंडर। ऑल 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। फ्रंट रेयर में पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, बट नॉट। और सेफ्टी में एक स्टेप और ऊपर लेते हुए इसमें आपको ADAS लेवल 2 की फंक्शनैलिटी भी मिलती है, अगेन जिसके फीचर्स आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और ADAS फीचर्स को हमने टेस्ट भी करके देखा, तो जैसा आप नोट कर सकते हो कि ये इसको काफ़ी अच्छे से लेन के सेंटर में मेंटेन कर रहा है। और जो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो भी सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके चलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लेन की असिस्ट है वो आपको इसका थोड़ा सा इंट्रूसिव लगेगा और वो काफ़ी जल्दी पैनिक भी कर जाता है। और सेकेंडली ADAS के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे आपको स्क्रीन के थ्रू करने पड़ते हैं, जो अगेन डीप डाउन द मेन्यू है। बेसिकली आपको सेटिंग में जा कर के देन आप ADAS में जाओगे। उसके बाद प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप किसी फंक्शन को ओपन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेन डिपार्चर प्रिवेंशन सिस्टम को ओपन करूं तो पहले वो मेरे को एनिमेशन दिखाएगा कि वो किस चीज़ के बारे में है और उसके बाद वो ओपन होता है। वाई? बट द गुड थिंग इज़ कि आप ड्राइव करते हुए भी लेन की असिस्ट को ऑफ कर सकते हो। और हाँ, एक बात और, जितनी बार गाड़ी को आप रीस्टार्ट करोगे ये सारे के सारे ADAS फीचर्स को रीसेट कर देती है। कुछ भी मेमोरी में नहीं रहता है कि पहले आपने क्या सेट किया था, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इनमें से ना कोई भी बात डील ब्रेकर नहीं है और ऑनेस्टली जो ADAS फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। और लीजिए इसी के साथ ओवर होता है हमारा रेंज टेस्ट भी। सो हमने कवर किए 145.2 किलोमीटर्स। बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज अभी है 61% पर, मतलब 38% बैटरी कंज्यूम हुई। इंडिकेटेड एफिशिएंसी भी आप नोट कर सकते हो 5.9 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग रेंज बनती है 382 किलोमीटर्स की,
विद एन एवरेज एफिशिएंसी ऑफ 6.26 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। अब यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है, क्योंकि हमारे टेस्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट हाईवे और एक्सप्रेस वे पर हाई स्पीड्स करते हुए था, जिसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपका यूसेज सिटी में थोड़ा ज़्यादा होता है तो इबेला आपको सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर्स तक की रेंज डिलीवर कर देगी। ओके नाउ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इसमें बेटर वे में एग्जीक्यूट होनी चाहिए थी, बट हुई नहीं। फॉर एग्जाम्पल फ्रंट की दोनों ही सीट्स में आपको वेंटिलेशन तो मिलती है, लेकिन वेंटिलेशन को ऑन ऑफ करने के लिए किसी तरह के फिजिकल बटन्स नहीं है। तो अगर आप वेंटिलेशन को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा, क्लाइमेट कंट्रोल के मेन्यू के अंदर, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब डीप डाउन द मेन्यू है वो। दूसरा मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, रीजनरेशन वाला जो पॉइंट है मेरा, वो बेटर वे में एग्जीक्यूट होना चाहिए था डेफिनेटली। मतलब पेडल शिफ्टर्स आप प्रोवाइड कर सकते थे या फिर इसी बटन के थ्रू हम साइकिल कर सकते थे रीजन मोड्स को, बेटर रहता। नेक्स्ट इसका एनवीएच, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो डेफिनेटली आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ना थोड़ा किरकिरा करेगा। उसका रीज़न क्योंकि ये ईवी है और इसमें किसी तरह की पावर ट्रेन की बेसिकली इंजन की नॉइस तो है नहीं। एज ए रिजल्ट छोटी से छोटी आवाज़ भी ना काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई होकर पता चलती है। तो जो ये रोड नॉइस, टायर नॉइस वगैरह है ना, ये आपको डिस्टर्बिंग लगेगी ऑनेस्टली। और अब आइए फटाफट से ना गाड़ी को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए परफॉर्मेंस इसकी आपको अच्छी लगेगी, मतलब डिसेंट इनफ है, आपको कहीं भी अंडर पावर नहीं लगेगी, बट एट द सेम टाइम आपको गाड़ी में कुछ इतना खास फन टू ड्राइव कैरेक्टर नहीं मिलता है। राइड क्वालिटी डेफिनेटली इसकी बेटर हो सकती थी, और सिमिलरली केस इसका कैबिन के स्पेस मैनेजमेंट के साथ भी है, क्योंकि स्पेस मैनेजमेंट आपको ना काफ़ी एवरेज लगेगा, खास करके जो सेकंड रो है उसमें तो। और बूट स्पेस की कहानी भी सेम है, लेकिन एक अच्छी बात है कि जो कैबिन है काफ़ी अच्छे फीचर से इक्विप्ड है। ओनली थिंग इज जो ये सनरूफ आपको मिल रही है ये फिक्स्ड है, ग्लास रूफ है, इसको आप ओपन या क्लोज नहीं कर सकते हो। और लास्टली इसकी रेंज, जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको डे टू डे ड्राइविंग में ये 380 टू 400 किलोमीटर्स तक की रेंज दे सकती है। तो रेंज वाइज आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो टोयोटा की ये फर्स्ट ईवी अर्बन क्रूजर इबेला एक डिसेंट प्रोडक्ट है। अब देखना ये है कि क्या ये एक फेयर डील होगी कि नहीं होगी, और वो डिपेंड करता है कि टोयोटा इसको किस तरह से प्राइस करता है। लेकिन साथ में एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि टोयोटा इसके साथ आपको बैटरी एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। अब देखना ये है कि वो उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं, कितना अट्रैक्टिव प्राइसिंग रखते हैं, कितनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखते हैं, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। और जैसे ही उसके ऊपर कोई भी डिटेल टोयोटा की तरफ से आती है हम लोग आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला कैसी लगी आप लोगों को, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी तो ड्रिल आपको पता ही है, शेयर करिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, खुद भी सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।